पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ। क्वेश्चन के जस्ट नाम लिखे देखें तो जो कि क्लिनिकली भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो वो है कि मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पहले आता है। तो क्वेश्चन एमसीक्यू रिलेटेड टू सपोर्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्राइन सपोर्ट, ठीक है ना? Which one of the following ligament is, for example, मैं आपको बता रहा हूँ ना, which one of the following ligament support the uterus anteriorly, ठीक है ना? तो इसी तरह से बहुत सारे लिगामेंट है ऑल अराउंड, आगे पीछे लेटरल, ठीक है ना? तो ये यूट्राइन सपोर्ट के जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से अच्छे खासे एमसीक्यू आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्राइन रिप्रोडक्शन मॉड्यूल ए सपोर्ट एट द यूट्रस इन फीमेल। उनमें एमसीक्यूज कितने आएंगे आप लोग इसका खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। सपोर्ट जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? तो डिटेल में तो मैं नहीं जा सकूंगा, इतना टाइम नहीं है, जस्ट हेडिंग तक में रुक रहेंगे। फिर उसके बाद जो है आप नीचे आए, आमतौर पे जो जेनिटेलिया है उसके बारे में एक हया का उनका ध्यान में रखते हुए हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कशन, अगर हम क्वेश्चन दे देते हैं लेकिन डिस्कशन जरा कम ही रखते हैं। तो अगर हम देखें तो यूट्रस में ग्रॉस एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहूँ ना कि फ्लैट टॉपिक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये टीचर को ज़्यादातर पता होता है कि ये इसके हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट, तीनों में से ग्रॉस, हिस्टो एंड एम्ब्रियो। कुछ ऐसे हैं जिनके तीनों हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर आता हूँ तो अब फीमेल का देखें कि हिस्टोलॉजी ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है? यानी कि व्हाट आर द पेक्युलरिटीज एंड व्हाट आर द स्लाइड दैट वी कैन बी कंफ्यूज्ड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से आप पीछे जाएंगे तो यूट्रस है, यूट्रस में हिस्टोलॉजी की बजाय क्रॉस एनाटॉमी का इंपॉर्टेंस। अगर ये स्लाइड उसकी यकीनन हो सकता है कि पढ़ी हो, ठीक है ना? उसमें जो कुछ है एंडोमेट्रियम, मेट्रियम और पेरीमेट्रियम, लेकिन पेरी का इतना रोल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है तो अब आए तो यूट्राइन ट्यूब की बात आ गई, ठीक है ना? यूट्राइन ट्यूब जो है उसमें उसकी एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी और ग्रॉस तीनों इंपॉर्टेंट है यूट्राइन ट्यूब, क्योंकि ट्यूब जो है ना 4 ट्यूब की कंपैरिजन में उसको आप ले जाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा था। तो कंपेयर द 4 ट्यूब्स, ठीक है? फीमेल में से यूट्राइन ट्यूब है, मेल में से डक्टस डिफरेंस है, ठीक है? और इसके अलावा जो है वो यूरेटर है और जीआईटी है। तो चूंकि आप यूट्राइन ट्यूब को 4 कंपैरिजन में ले जा रहे हैं तो इस वजह से उसकी हिस्टोलॉजी इस तरह से बहुत है, 4 ट्यूब की कंपैरिजन नहीं हो जाता। ये मैं अक्सर क्लास में भी बता चुका हूँ। यूट्राइन ट्यूब डक्टस डिफरेंस, एक मेल का एक फीमेल का, यूरेटर दोनों साइड पे और जीआईटी दोनों साइड पे, यानी एक मेल फीमेल दोनों के ट्यूब और एक तरफ मेल का ट्यूब एक फीमेल का। तो फिर इन ट्यूब की अपनी एक स्पेशल वो है, अरेंजमेंट है, ठीक है ना? तो अब दैट इज डिसाइडेड ऑन एपिथेलियम एंड द मसल लेयर, ठीक है ना? तो अगर मैं इसमें फीमेल की यूट्राइन ट्यूब की बात करूं तो उसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट उसके सेल है, टू टाइप, और उसमें जो ल्यूमन है इट इज फोल्डेड, म्यूकोसा इज फोल्डेड टू टाइप स्टार शेप के मिलता जुलता एक बहुत छोटा सा ल्यूमन आ जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यूट्राइन ट्यूब इज टू बी कंपेयर्ड इन 4 ट्यूब्स, तो उसकी इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्टोलॉजिकली वो हो गया। ग्रॉस एनाटॉमी में ट्यूब के जो हैं वो 4 पार्ट्स हैं, और मेरा ख्याल है कि उसमें खास तौर पे ये पॉइंट है कि ये कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, 4 जैसे पेम्पुला में होती है। बाकी इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऐसा कोई खास उसमें सेल की वो हिस्टोलॉजी में आ गया, ठीक है? अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नीचे से जेनिटेलिया हो गया, फिर यूट्रस हो गया, फिर यूट्राइन ट्यूब हो गया, ये बेसिक आइडिया हो गया। फिर उसके बाद ये सब कुछ कहाँ पड़ा हुआ है, तो ये है which one of the following is the content of true pelvis in female। तो इसका मतलब है कि contents of true pelvis in male and female, एक लाइन लगाएं, इधर लिखें contents of true pelvis और in male and contents of true pelvis in female। और ये तो मुझे अक्सर बड़े अजीब सा लगता है कि स्टूडेंट को ये बेसिक आइडिया होता नहीं है, बहुत
डिफरेंट साइज हैं, तो उसमें कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, ट्रू पेल्विस एंड मेल फीमेल। अच्छा, अब इसमें जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और उधर से वो जीआईटी के साथ भी मिलता जुलता है, तो वो है वेरी इंपॉर्टेंट, द इंटरनल इलियक आर्टरी एंड ब्रांचेस। यानी आपको ये फिगर पे मालूम होनी चाहिए कि टोटल कितनी, और उसके साथ लिखें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी इन मेल एंड फीमेल। फीमेल में एक ज्यादा है, 8 है, और मेल में 7 है, ठीक है, तो देयर इज वन मोर। अच्छा, इसके अलावा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में pelvic peritoneum, ठीक है। अब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ pelvic peritoneum एंड हाउ इट कवर डिफरेंट स्ट्रक्चर। वो तो बिल्कुल ऐसे है ना कि जैसे अब ये स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, ये ये है, और ये है pelvic peritoneum, और ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। तो इस pelvic peritoneum ने क्या किया, ये स्टमक की तरह तो नहीं है, स्टमक को तो पूरा उसने एनवलप किया हुआ है ना, वो ये इस तरह पड़ा हुआ है, तो एक साइड कवर्ड है, दूसरा साइड कवर नहीं है, तो जस्ट लाइक अ ड्रैपिंग ऑफ द टॉवल ओवर द स्ट्रक्चर। तो pelvic peritoneum जो है वो सिर्फ एक साइड पे कवर करता है, इट डजंट एनक्लोज द pelvic peritoneum, और बाकी जो 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 स्ट्रक्चर हैं वो आपको पता है कि इसमें खास तौर पे दो पाउच ऑफ डगलस, जैसे यू ट्राइंग इन रेप्रोडक्शन पाउच। तो फीमेल में कितने हैं और मेल में कितने हैं? फीमेल में 3 है और मेल में 2 है। 2 और मेल में 1 है। मेल में यूट्रस नहीं है ना, तो ये कम हो जाएगा। अच्छा, तो फिर ये चीज हो गई, और इसमें पाउच ऑफ डगलस जो है वो क्लिनिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाउचेस इन द फीमेल pelvic और ट्रू पेल्विस में जो है, तो ट्रू पेल्विस में कंटेंट आ गया, एक पाउचेस आ गए। अच्छा, अब इसके अलावा हम अभी रिप्रोडक्शन मॉड्यूल में है, रिप्रोडक्शन मॉड्यूल में इसके अलावा मेरे पास किताब नहीं है, मैं दिमाग में घुमा रहा हूं, मुझे कुछ चीज़ें शायद तरतीब से रह भी जाएगी, लेकिन ये है कि लेट्स सी, ये तो आप लोगों को पता होगा कि व्हाट definition of diaphragm, how many diaphragms are present in the human body, and what is pelvic diaphragm, genital diaphragm, thoraco, abdominal diaphragm। ये तीनों डायफ्राम है, तो इनमें से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, pelvic diaphragm, ठीक है। pelvic diaphragm के 3 मसल है और उसमें फोरामिना है, ठीक है। मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है, these are the opening present in the lower part of the pelvic diaphragm। तो pelvic diaphragm का स्ट्रक्चर, उसके मसल, उसके अंदर फोरामिना, फोरामिना वो है जो मेल और फीमेल का बॉडी में जो एक्सिट्स और एंट्रीज हैं लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में। और फिर सबसे ज़्यादा अहम जो कि हम अक्सर देखते हैं, खासतौर पे जो लेडीज हैं या तो हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज पेरिनियल बॉडी एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिनियल बॉडी ड्यूरिंग डिलीवरी। ये तो सबको पता है। यस सर। हालांकि ये बात मैंने इतनी बात दोहराई है कि कम से कम ये बात तो आपको पता होगी, और अगर नहीं पता तो मैं क्वेश्चन आंसर का तो टाइम नहीं है, मैं आपको सिर्फ आंसर बताता हूँ कि पेरिनियल बॉडी जो है, it is fibromuscular, not which type muscle are type is present with just in front of the anus in both cases, male and female, ठीक है ना। तो इस just in front of the anus जो है, अगर ये आए ना, तो मेल फीमेल का आपको खुद पता है कि जो फीमेल जहाँ पे डिलीवरी होती है उसके स्टैंडिंग पोजीशन जस्ट पोस्टीरियर। तो what is the clinical significance of perineal body? मैंने ऐसे खवातीन को देखा जो यंग लड़कियाँ जिनकी उम्र 25 से 30 साल तक, 25 to 30 years, और पहली डिलीवरी के बाद या दाई ने या नर्स ने या अनट्रेन्ड एमबीबीएस डॉक्टर ने उसकी जिंदगी बर्बाद की। एक मामूली सी गलती से वो दवा बर्बाद हो जाती। क्यों? क्योंकि उनको प्रेशर पेरिनियम होता है और प्रोलैप्स हो जाता है। तो उनको क्या क्या प्रोलैप्स होगा, जब आपने ये जो टेंट लगे होते हैं ना, ये जो आप शादी वगैरह में देखते हैं, उसके दरमियान में एक बांस लगा होता है।
तो वो बांस जिस सुराख में लगा होता है ना, दिस शुड बी कंसीडर्ड एज पेरिनियल बॉडी। आप उस बांस को निकाल दें तो वो गिरेगा नीचे। सेम इन द कंडीशन ऑफ द pelvic diaphragm। तो जो pelvic diaphragm को सपोर्ट करने वाली चीज वो सुराख है जिसमें आपने वो बांस रखा हुआ है और आपने उसको काट दिया तो वो नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पेरिनियल बॉडी, अब सिग्निफिकेंस में क्लिनिकल बात करता हूँ कि पहले डिलीवरी होती है तो पेरिनियल बॉडी की ये सिग्निफिकेंस है कि जो भी लेडी डॉक्टर पहली डिलीवरी में जो भी प्रॉब्लम होती है तो उनको बताया जाता है कि यू शुड हैव एपिजियोटमी। एपिजियोटमी जो है ना ये पेरिनियल बॉडी है, ठीक है ना। और पेरिनियल बॉडी को आप लोगों ने ड्यूरिंग एपिजियोटमी बचाना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो एंट्राइटिस जहाँ से बच्चा पैदा होता है उसको एंट्राइटिस कहते हैं, उस जगह को बड़ा करने के लिए ये लोअर पार्ट ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया ओपनिंग को काट के उसको नीचे तक लाते हैं ताकि वो बड़ा हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इंसिजन जो है ना वो सीधा ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो है, बनाना ज़्यादा मुनासिब नहीं है लेकिन फिर मैं, चलो ये फीमेल यहाँ से डिलीवरी हो रही बेबी की, ठीक है ना, और ये एनस है और ये पेरिनियल बॉडी है, ये पेरिनियल बॉडी, ये तुम्हारे नॉलेज में है? यस, पूरी तरह यस, सबके नॉलेज में है? यस सर। अच्छा, बहरहाल ये है एनस। अच्छा, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको बड़ा करने के लिए जो अनट्रेन लोग होते हैं वो यू इंसिजन दे देते हैं। तो आपने पेरिनियल बॉडी को बचाना है तो आपने इंसिजन ऐसे नहीं देना, आपने इंसिजन कैसे देना है? यू हैव टू गिव इंसिजन लाइक दिस और ऑन द अदर साइड या इस तरह। तो इसको बचाना है, तो इसको आपने अगर नहीं बचाया, मैंने देखा है कि डॉक्टर को पता ही नहीं होता कि पेरिनियल बॉडी को भी बचाना है। और यंग डॉक्टर जो ये गाइनिस जो डिलीवरी सेंटर्स हैं टाउन में, जो मैंने पूछा भी उनको तब भी पता नहीं था, यहाँ से वो सीधा कट लगाते हैं और इससे प्रोलैप्स होता है। तो ये जो जगह है ना, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली द रीजन ऑफ पेल्विक डायफ्राम। तो आपने तो पेल्विक डायफ्राम का वो सेंटर सपोर्ट खत्म कर दिया, तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो यहाँ के कंटेंट्स हैं इसके ऊपर कौन से कंटेंट्स पड़े हुए हैं? इसके जीएटी के कंटेंट हैं और यूट्यूबर्स के कंटेंट है, तो वो नीचे प्रेशर आएगा उनको। और फिर अक्सर ये होता है कि वो एज बढ़ने के साथ साथ वो ज़्यादा होता है और फिर इसमें किस्मती से पता है क्या होता है, इसमें फिर यूट्रस यहाँ से निकल आता है। Anyhow, prolapse of uterus। तो ये चीज़ हो गई। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मैं आने वाले पे ही वो करूँगा, बाकी तो उससे बात करेंगे। अच्छा, आप मुझे याद दिलाएं कि इसमें से डायफ्राम है, यूरोजेनिटल डायफ्राम है, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट इज दी मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा। Compare male and female urethra, their length particularly, और female वाले की length कम है, इस वजह से ये infections है, urinary tract infections, वो female में काफी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे urethra जो है ये इस मॉड्यूल का पार्ट है, और अगर रीनल ऊपर में जाएंगे तो वो रीनल मॉड्यूल आएगा, तो उसको पीछे कंटिन्यू करके तो ब्लैडर के साथ ऊपर ब्लैडर तो इसमें आएगा, ऊपर जाके यूरेटर और किडनी वो फिर दूसरे मॉड्यूल में आएगा। तो यहाँ पे वो हो गया यूरेटर। तो अब इस तरह कर लेते हैं ना कि अगर हम ये देखें कि जो ऊपर से जितने भी सिस्टम आ रहे हैं वो कौन से सिस्टम है जो कि पेल्विस में भी उतरते हैं। अब देखें ना, जीआईटी का कौन सा पार्ट है जो कि पेल्विस में भी उतरता है? सेगमेंट कोलन, रेक्टम, एक्चुअली रेक्टम एंड एनल कैनाल, रेक्टम एंड एनल कैनाल ना वो पार्ट्स हैं जो कि जीआईटी के नीचे उतरते हैं। अच्छा, अब आप वो देखें यूरिनरी, हाँ, वो तो मैं आ रहा हूँ ना, दूसरा सिस्टम जो है वो यूरिनरी है। तो यूरिनरी सिस्टम में यूरेटर है, यूरेटर के दो पार्ट्स हैं, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द यूरेटर along the posterior abdominal wall and
ऑफ द यूरेटर और लाइन पहली ब्रेड से आके नीचे। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है तो अगर हम दोनों को मिला के रखेंगे तो वो ये होगा कि व्हाट आर दी, मेरे ख्याल में वो शायद डिनर में ठीक रहेगा कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ द यूरेटर एंड डायमीटर ऑफ द यूरेटर और बाकी वो बातें। अच्छा, और कौन सा सिस्टम है कि जिसमें हम वो चीज़ें जो हैं वो तो रिप्रोडक्शन है और मेल और फीमेल के अलग अलग हो गए। प्रोस्टेट, मेल में प्रोस्टेट के बारे में आपके बात बताऊँ, इसमें डेवलपमेंट इग्नोर इट, हिस्टोलॉजी डेवलपमेंट, ग्रॉस एनाटॉमी में लोब ऑफ द प्रोस्टेट, मीडियन लोब इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में, और ये जिनकी उम्र 70 के करीब है, 70, उनको पता होता है कि प्रोस्टेट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ द प्रोस्टेट, एवरेज 18 मिलीग्राम है, 18 ग्राम है। और इसी तरह से ये जो एक बात आपको बताऊँ, याद रखें कि जितने भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डायमीटर कुछ का वेट ये याद रखना जरूरी है, जो खड़ी नहीं करे, ठीक है। मतलब ये कि लेंथ ऑफ ट्रेकिया, लेंथ ऑफ यूरेटर, लेंथ ऑफ esophagus, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। फिर ये है कि डायमीटर ऑफ द यूरेटर, तो ये जो है क्लिनिकली इसमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अच्छा, तो ये चीज़ें प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लैडर। प्रोस्टेट के बारे में मैंने क्या कहा कि हिस्टोलॉजी एंड ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। प्रोस्टेट का कैप्सूल एंड कंपेयर द कैप्सूल ऑफ द प्रोस्टेट विद द थायराइड। अच्छा, इसके बाद जो है तो आजकल तो प्रोस्टेट की जो सर्जरी है वो कामयाब ये भी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन जो भी है तो डॉक्टर उसका नाम है, ठीक है, ट्रांसयूरेटर प्रोस्टेटिक रिसेक्शन। तो ये हो गई। इसके बाद जो है तो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है इसमें डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द मीसोनेफ्रिक एंड पैरामीसोनेफ्रिक, तो इसमें ये शामिल करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ वापस, द डेरिवेटिव ऑफ मीसोनेफ्रिक पैरामीसोनेफ्रिक की ये होती है, इसमें तो डेफिनेटली एमसीक्यू का आना एक मेरा ख्याल है कि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन मीसोनेफ्रिक एंड पैरामीसोनेफ्रिक। अब मीसोनेफ्रिक डेरिवेटिव, क्या मीसोनेफ्रिक मेल और फीमेल दोनों में डेरिवेटिव देता है? नो सर, Yes, sir. Present. Yes, sir. पेशेंट का वाला ये है कि ये मुझे कहती है कि मीसोनेफ्रिक की डेरिवेटिव जो है वो दोनों में नहीं है। मैं कहता हूँ दोनों में। कोई साबित कर सकता है कि किसी में दोनों में है। आप खुद ही बोलो, सबर करो। ये जो चीजें हैं ना, ये फौरन सीखना है, क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं है। तो मुझे कॉल आई है प्रिंसिपल ऑफिस से, मुझे मजबूरन जाना होगा। अब ये एंडोक्राइन में आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन बाहर आपको मीसोनेफ्रिक और पैरामीसोनेफ्रिक डेवलपमेंटली अगर हम देखें इन सारी जगहों में, तो चूँकि अब देखिए फीमेल जेनिटल ट्रैक है, इसके डेवलपमेंटली कोई ऐसी केसेस हॉस्पिटल में नहीं है, यूट्राइन के हैं, यूट्राइन ट्यूब के ऐसा ट्यूबल प्रेगनेंसी है, वो जाहिर है कि आपको पहले से पता है कि कहाँ होती है, क्या होती है, शायद ऐसी पीडीएफ भी हुआ था। तो डेवलपमेंटली एंडोक्राइन में इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मीसोनेफ्रिक एंड पैरामीसो इज सफिशिएंट टू आंसर, यानी कि उसका एक सम अप हो जाएगा वो सारा। अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम में देखा जाए तो ये हमारा मालूम है ही नहीं, ठीक है ना, ये दूसरे सोर्स का है, लेकिन ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ ऑल Glands. and then particularly अगर मैं पिट्यूटरी को देखूं तो उसमें ग्रॉस एनाटॉमी ना होने के बराबर, ठीक है। उसमें वो दो ट्रैक्ट्स हैं और हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, ठीक है ना। एक में अल्कोन आते हैं, उसमें एक में जो है वो आते हैं
Yes. तो वो दो सिस्टम हैं, वो है उससे नीचे थायराइड के बारे में आपको बता दूं कि थायराइड में तीनों इम्पोर्टेंट है, क्रॉस हिस्टोलॉजी भी और एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि उसमें डिसेंट शामिल है। तो राइट डाउन ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ थायराइड एनाटॉमी के लिहाज से तीनों पढ़ लें और साथ फिजियोलॉजी मिला लें। उसके नीचे आप आए पैराथायराइड तो खैर ना होने के बराबर है। फिर आपने नीचे आए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सुप्रारेनल ग्लैंड है। पैंक्रियाज जो है वो जीआईटी का हिस्सा भी है, इसका भी है, तो इसमें भी आएगा जीआईटी में उसका वो नॉन एंडोक्राइन पार्ट आएगा, इसमें एंडोक्राइन पार्ट आएगा। तो पैंक्रियाज तो वो है, लेकिन अगर पैंक्रियाज की हम बात करें तो पैंक्रियाज में क्रॉस एनाटॉमी हिस्टोलॉजी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एम्ब्रियोलॉजी कोई खास नहीं, क्योंकि इसके एम्ब्रियोलॉजिकल जो डिसीजेज हैं वो हमने उनकी में ऐसा चीज देखी नहीं है कि रोटेशन में वो मेटल डाइवर्टिकुलर में से रिलेटेड नहीं है, तो उसकी एम्ब्रियोलॉजी की इम्पोर्टेंट नहीं। तो हिस्टोलॉजी एंड क्रॉस सुप्रारेनल ग्लैंड की तो कल बड़ी मजे की बातें हमने की, वो आपको कौन नहीं था उसमें सुप्रारेनल ग्लैंड को हमने डिस्कस किया और उसमें बहुत काम तो की तो वो बातें आपको याद है, अगर आप दूसरे को बता दें तो सुप्रारेनल ग्लैंड में डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट ओनली बिकॉज ऑफ वन पॉइंट कि ज़ोना रेटिकुलरिस इज डेवलप्ड आफ्टर बर्थ एंड इट टेक 4 years to completely develop and show its function by secreting androgen। और बाकी जो दो स्ट्रक्चर ज़ोना ग्लैंडुलोसा और ज़ोना रेटिकुलेटा these two are present at the time of birth। ये बात हो गई, तो इसमें हिस्टोलॉजी इसकी इम्पोर्टेंट हो गई, ठीक है, और ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। इसकी डेवलपमेंट ऐसी कोई खास उसमें वो नहीं है, पढ़ना अगर मुझे ऐसी फजूल है बच्चों के। इसमें मैंने आपको कहा था कि पोस्ट नेटल चेंज, ठीक है ना, वो सुप्रारेनल ग्लैंड में ज़ोना रेटिकुलरिस बाद में डेवलप होता है और उसकी वजह से एड्रेनोजेनिक सिंड्रोम की बात आ गई। Ambiguous genitalia or adrenogenital syndrome is actually because of the hormone secreted by the zona fasciculata, not by the reticularis। ये पॉइंट तुम्हें याद हो गया, क्योंकि रेटिकुलरिस जो है वो एंड्रोजन कास्ट करता है, तो जनरली आपके ज़हन में ये होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो एंड्रोजन की वजह से एम्ब्रियो जेनिटेलिया है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो तो बाद में 4 साल बाद डेवलप होगा, तो एंड्रोजन तो उसने पैदा ही नहीं किया, तो वो तो एम्ब्रियो जेनिटेलिया कहां से होगा। तो दिस इज द एक्चुअल हार्मोन that is secreted by the fasciculata and it increase in amount, to that abnormal increase in amount the hormone secreted by the middle layer is responsible for adrenogenital syndrome। मेरा ख्याल सर एक और बात है कि मुख्तलिफ डी और ई और एफ में कितने हिस्सों के स्लाइड वो ये कंफ्यूजन है। स्लाइड के बारे में तो आप बादशाह हैं, सबको सारे स्लाइड आते हैं। अगर तुम मुझे पेपर के बारे में कहो कि कितने एमसीक्यू इधर से तो वो उसका ब्रेकअप रिटन में मौजूद है, वो मैं अभी आजकल लगा दूंगा कि हर एक ब्लॉक में केयू के पेपर में हर ब्लॉक में कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे एम्ब्रियोलॉजी हिस्टोलॉजी, ये जो है ये वो ब्रेकअप आपको पता है हिस्टो के स्टेशंस कितने हैं, ये बात ब्लॉक है ये जो अभी जो चल रहा है ना, ये तो आमतौर पे हमारे होते हैं 4 to 6, लेकिन ये अभी आपको नीचे आप आए डॉक्टर जो बैठी है जूनियर उनमें से किसी से पूछ लें, मैं भी उधर जा रहा हूँ तो आपको बता दूंगा, ठीक है, ओके। अच्छा बाकी के लिए आप मुझे बताएं कि फिर कब जमा होना है।